नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। फिर से नए उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे पढ़न ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर दोस्तों आपका यह 9 है और पार्ट नंबर 9 में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात करेंगे, एमसीक्यूज की बात करेंगे, विथ डिटेल के साथ आंसर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपको सही सेलेक्ट किया और 1 नंबर आपका हो गया। इसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना है। तो मृत सागर कैसा कहलाता है? मृत सागर वह कहलाता है ऐसा सागर जो सभी महासागर व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, उसी को ही मृत सागर कहा जाता है। मृत सागर समूह तल से 400 मीटर नीचे है और इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है, या कह सकते हैं इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। और मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। ये आपको ध्यान दें, इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। यानी महासागर जो है पृथ्वी के पृष्ठ में अधिकांश जगह को आवृत किया है। कितने जगह को? 3/4 भाग को, 1/2 भाग को, 1/4 भाग को, या 2/3 भाग को। तो सभी जानते समझते हैं कि 4 में से 3 भाग जो हमारा पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है 4 में से 3 भाग। तो 3/4 जो ऑप्शन है हमारा वह सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, इस सीरीज के पार्ट नंबर को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि 71% तक जो है तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। यहाँ पे भूमि है, छूमि मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो भूमि, हवा, जल और कोयला। तो सभी जानते हैं, अभी हमने बात किया 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल ही जीवन है, अर्थात जल से ढका हुआ है। और 29% भाग पर स्थल से ढका हुआ है। 4th नंबर प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? क्या वह आपका प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, या हम बात कर रहे हैं दक्षिणी महासागर की बात करेंगे? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी एकदम 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों का कमेंट भी आ गया है, और कमेंट में राइट आंसर क्या होने वाला है वह बात करेंगे हिंद महासागर। ऐसा महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका में पूर्व में स्थित है वह हमारा हिंद महासागर कहलाता है। हिंद महासागर भारत के दक्षिणी में स्थित है, और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसकी औसतन गहराई 3741 मीटर है। नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन, और फ्री में सभी को नोट्स PDF फाइल मिलने वाला है। जी हाँ, इस परिवार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से फ्री में मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। तो समुद्र का दोस्तों कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट लेवल बाई लेवल चलते जाएंगे, और तैयारी बिल्कुल हमें इन्वायरमेंट में 28+ की करना है, क्योंकि 20-22 ये सभी नॉर्मल हो गया है, सभी लोग लाते हैं। 20-22 नंबर नॉर्मल हो गया है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। जो 25+ करेंगे उनको सिलेक्शन मिलने वाला है, इसलिए तैयारी 25+ की करना है। तो समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 2.15, 0.65% या 0.0%।
देखिए समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य, समुद्र की बात कर रहे हैं या विश्व या पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम समुद्र की बात कर रहे हैं। समुद्र का अधिकतर जल लवण युक्त है अर्थात खारा पानी है, तो 0.65% ही पीने योग्य है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर का नाम क्या है दोस्तों? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद हो जाएगा। अब आपका कमेंट तय करेगा इस प्रश्न का जवाब उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है दोस्तों, उसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है और इसका क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सारा डिटेल आप लोगों को, और इसके बाद आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिंद, आर्कटिक, महा और आर्कटिक, सारी चीज़ें आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई जा रही। हर एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन होगी, समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमें तैयारी ऐसा करना है कि किसी टाइप का प्रश्न आए बिल्कुल नंबर हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। जी हाँ, तो विश्व का सबसे गहरी समुद्र की खाई, समुद्री खाई आपको बताना है, सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब की खाई या सीज्म की खाई, सभी कमेंट करेंगे। नदी, जल, पर्वत, पहाड़, महासागर, समुद्र से प्रश्न एक प्रश्न तो पक्का आता ही आता है। तो विश्व के सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? वह हमारी कहलाती है मरीना की खाई। और इन्वायरमेंट, ईवीएस, पर्यावरण का ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हर कंसेप्ट की तैयारी करना चाहिए। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्र की खाई कहलाएगी मरीना की खाई, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों महासागरीय गर्त के लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसे मेरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई बोलते हैं। और इस गहराई का लगभग जो है 11,034 मीटर है और यह खाई फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की, आप लोगों की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा है क्योंकि इन्वायरमेंट ईवीएस में 4 से 5 प्रश्न जो बड़े आते हैं, आपको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए प्रश्न बड़े दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से रीड करना है और ऑप्शन को कलेक्ट करना है। देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है, तो इस पर एक बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं हुई हैं, ये सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती का है या सीढ़ीनुमा खेती का है। देखिए, जो छोड़ देना, फिर उसको जला देना, फिर वो राख बन जाना, वही राख का खाद के प्रयोग में उपयोग करना, उसी में हल्का खोद देना, फिर उसको बीज डालना, यही कहलाती हमारी कौन सी? झूम खेती कहलाती है। ये आपको ध्यान देना है। झूम कृषि पूर्वी भारत में यह अत्यधिक प्रचलित आपकी खेती है। ऐसी खेती जो कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगल एवं झाड़ियों के साफ कर मैदान बनाया जाता है, इसके बाद ही यह खेती की जाती है और उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि के योग्य भूमि बनाई जाती है और ऐसी कृषि को झूम कृषि कहते हैं या झूमिंग खेती कहते हैं। 9वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है? प्रचलित हवाएं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन या सभी विकल्प की बात करेंगे। आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, इन 3 प्रश्नों में पता चल जाएगा कि आप लोगों का यहाँ पर कितना कमेंट कर पा रहे हैं, कितना आप लोगों का स्कोर है, कितनी तैयारी आप लोगों के एंड में ज़रूर कमेंट करना है, या प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और 30 में से बताइएगा 25 प्लस स्कोर है, 20 प्लस है, कितना स्कोर है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। तो गर्म एवं जो आपके ठंडी समुद्री धाराएं हैं किसके कारण चलती हैं? तो सभी लोग जानते हैं, हम ऑप्शन नंबर बात कर रहे हैं किसकी? सभी लोग जानते हैं प्रचलित हवाओं के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण और पृथ्वी अर्थात समुद्री जल के घनत्व के परिवर्तन के कारण। सही, ये सारे विकल्प सही हैं, तो डी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। देखिए, 7 से 8 प्रकार के होते हैं। इन जल धाराओं की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। पृथ्वी की परिवहन गति के कारण होती है, वायुदाब के कारण, पवन के कारण, वाष्पीकरण वर्षा के कारण, घनत्व प्रवणता के कारण, तापांतर के कारण, महाद्वीपीय तटीय बाधा जल धाराओं के दिशा निर्धारण का एक घटक है।
तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र कमेंट भी कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया, तो सभी लोग जानते हैं जब भी झूम खेती का नाम आता है मेघालय का नाम आता है। देखिए झूम में अंत में माँ है और मेघालय शुरुआत होती है अक्षर माँ से, तो ये एम का माँ का फैक्टर है और माँ का फैक्टर आपको याद रखना है। ठीक है, झूम का माँ, मेघालय का माँ, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, झूम खेती पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में की जाती है। हमने पिछले क्वेश्चन डिटेल के साथ बताया भी था। और वो राज्य हैं आपके पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य आते हैं जो झूम खेती प्रचुर मात्रा में यहाँ पर की जाती है। 11वां नंबर प्रश्न है, पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? यानी पेड़ों के कतारों के बीच जो है फसल उगाई जाती है उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं, झूम कहते हैं, तोंग्या प्रणाली कहते हैं या कृषि वानिकी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो पेड़ की कतारों के बीच में फसलें उगाने को तोंग्या प्रणाली कहते हैं, इसे समझते हैं। यह है क्या चीज़ दोस्तों? तोंग्या एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती। इसके बारे में 1890 में डॉक्टर ब्रांडेस ने बताया था कि पेड़ों के बीच बीच में पौधे या फसलों को उगाया जाता है और यह प्रणाली पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है। जब पेड़ पौधे या घने हो जाते हैं तो विरल जगह पर यह फसल उगाते हैं और झूम कृषि पेड़ों को काट कर करते हैं और जंगली क्षेत्र में यह किया जाता है। 12वां प्रश्न दिया गया है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? सभी जानते हैं कि मिट्टी का जो है विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, वह आता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, 40 से 45% भाग पर यह जलोढ़ मिट्टी का यह उत्पादन है या सर्वाधिक क्षेत्र पर है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, इसीलिए इसका नाम जलोढ़ मिट्टी पड़ गया है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती। कई बार पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती, तो पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती है। और इसमें नाइट्रोजन या ह्यूमस की कमी होती है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, किस तत्व की? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की यहाँ पर कमी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और सारी मिट्टी के बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इनको भी कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है विशाल मैदान कश्मीर घाटी, असम घाटी, गुजरात तटीय भाग पर उपजाऊ है जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और लाल मिट्टी की बात करें, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और अधिक उपजाऊ यहाँ पर बाकी नहीं है। और बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट पश्चिमी घाट, नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम का पर्वतीय भाग, राजमहल की पहाड़ियाँ। और पर्वतीय मृदा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कम उपजाऊ होता है। और मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और दक्षिण पश्चिम पंजाब की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये उपजाऊ नहीं होती हैं। और पीट व जैव मृदा हिमालय का तराई डेल्टाई क्षेत्र ह्यूमस की अधिकता के कारण मैग्रोवन वनस्पति के लिए उपयोगी होती है। आर्थिक आई थिंक आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, थोड़ा डिटेल के साथ चले गए हैं। डिटेल भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे मिट्टी से भी प्रश्न बनता है। हमें नहीं पता काली मिट्टी से आएगा, जलोढ़ से आएगा, लाल से आएगा, लेकिन एक मिट्टी का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ये भी बेमिसाल प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या हम लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा, ये लावा शब्द आप सभी लोग जानते होंगे। तो लावा द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह दोस्तों होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है और भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य पर है? महाराष्ट्र राज्य पर है, नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? यानी अगर कोई किसान है
सभी लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और राज्य भी हमारा कृषि प्रधान राज्य भी है। तो कोई ऐसा किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करता है तो खेतों में बार बार धान की फसल उगा भी रहे हैं, तो ऐसा करने से खेतों की मृदा या मिट्टी केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी होगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी या अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बंजर हो जाएगी। जी हाँ, बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। इसका रीजन, इसका कारण है निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाती है, क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है। अतः खेतों की मृदा बंजर ना हो इसलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगाई जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? उसमें अधिक जल होता है, पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रण अधिक होती है, यह मिट्टी दोस्तों कठोर होती है। आपका कमेंट यहाँ पे फीडबैक करके बताएंगे, आप लोग फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो कार्यकीय रूप में देखें कि शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है दोस्तों। 100% सिलेक्शन के लिए रास्ता ओपन है आपके लिए। जी हाँ, अंदर से मत नहीं हारना है, अंदर से मजबूत होगे तो बाहर अपने आप मजबूत होगा, आपकी अंतरात्मा मजबूत होगी, आपका माइंड भी बहुत ही मजबूत होगा और बहुत ज़्यादा स्टोर करेगा। जब ज़्यादा स्टोर होगा तो भैया भंडार बन जाएंगे आप लोग। जब भंडार बनेगा तो भैया कहीं से पूछ लिया जाए, भंडार में सब कुछ मिल जाता है, यानी हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। प्रश्न देखते हैं अगला। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बालुई, चिकनी, बारीक। यानी ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जो जल धारण यानी कि जल सोखने वाली होती है, सबसे ज़्यादा जल अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, खींचती है। वह मिट्टी दोस्तों हमारी कौन सी कहलाती है? सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, प्यारा सा नाम है, वह बात कर रहे हैं चिकनी मिट्टी। अब आप बोलेंगे बालुई मिट्टी में क्यों नहीं होता? बालुई मिट्टी में तो और दर्रे होते हैं। देखिए इसका रीजन है, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 से कम होता है और ये भूरे रंग की होती है, जो प्राय नदियों के किनारे देखने को मिलती है। 17वां प्रश्न है रबी की फसल। देखिए फसलों से आता है, एक होता है खरीफ की फसल, एक होता है रबी की फसल। दोनों फसलों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए रबी का जब भी नाम पड़े तो रबी की जरूरत कब होती है? रबी यानी सूर्य, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये सभी पर्यायवाची हैं सूर्य के। तो रबी की जरूरत हमें कब होती है? ठंडी में। अगर हमें ठंड लग हो तो धूप कब लेते हैं? ठंडी में धूप लेते हैं। अर्थात ये मौसम कब की है? ठंडी वाली है, यानी अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर की है, बोई जाती है और हमारे कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये है रबी की फसल। अर्थात हम किस ऑप्शन की बात करेंगे? गेहूं की बात करेंगे, मक्का की बात कर रहे हैं। देखिए चना और धान ये दोनों अलग अलग दिया है, मक्का धान ये भी अलग दिया है, चना और गेहूं ये आपका डी ऑप्शन जो है परफेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि चना गेहूं ये दोनों रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, रबी की फसलें चना, गेहूं, आलू, मटर, सरसों, मसूर हैं। ठीक है, और इन फसलों को बुआई अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, जून जुलाई में जो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है वह खरीफ की फसल कहलाती है। और एक और फसल होती है जायद की फसलें, हम आने वाले प्रश्नों में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे भी। देखिए बागवानी के लिए कौन से प्रकार जो है उर्वरक उपयोगी होते हैं? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। देखिए बागवानी करना है तो बागवानी के लिए जो उर्वरक उपयोगी होता है वह वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे फल, सब्जियां, कंदमूल, फूल आदि ये उगाए जाते हैं, ये बागवानी कृषि कहलाती है। इस कृषि में मृदा यानी मिट्टी को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक होता है कि किसान लोग अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी का बहुत कम से कम प्रयोग करें और वर्मी फार्म कंपोस्ट अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि वर्मी फास्ट क्या होता है केंचुओं द्वारा तैयार किया जाता है। 19वां प्रश्न है किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? यानी किसमें जो है उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर,
जियोलॉजी में या एनाटॉमी में किया जाता है। सभी नीचे कमेंट करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन शर्मान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। किसमें उद्यान जो है कृषि का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल, फूल, चिकित्सा पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? देखिए, हमने बात किया था रबी की फसल, हमने बात किया था, सभी लोग जानते हैं कि मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में लगभग काटी जाती है। वह कहलाती है कौन सी? रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लेकिन यहाँ पे खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में क्या है? काटी जाती है। ये आपको ध्यान देना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, और ये सारे आपके चल भी रहा है। यही सीजन है आपके किस सीजन का? खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है। ठीक है, और हमने बात किया था तीसरी फसल, जायद फसल के बारे में। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जायद की फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल के अर्थात मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा ये आदि आते हैं। ये कहलाती हैं जायद की फसलें। देखते हो गर्मी में तरबूज, खरबूज और ककड़ी वगैरह ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, बात करेंगे 20 नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे। थोड़ा ये क्लास लंबी है क्योंकि हमने इस क्लास में, इस सेशन में 30 प्रश्नों को कंबाइंड किया है। 21वां प्रश्न है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, बंगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो काली मिट्टी सभी लोग जानते हैं, काली मिट्टी आए या आपका रेगुर नाम आए, दोनों सेम है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसे काली कपास भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादातर होती है। और काली मिट्टी मुख्यतः सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर में गुजरात, तीसरे में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कछारी यानी जलोढ़ को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। यह सबसे विस्तृत मृदा 40% है। सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। 22वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में? देखिए, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, सभी लोग जानते हैं। अगर ये प्रश्न आ गया कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है, तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होगा? तो सभी का जवाब होना चाहिए गेहूं में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में। ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, पूछे जाने वाला चांस है। ठीक है, बेहतरीन लाजवाब ये आपके प्रश्न बनेगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है, भारत की बात करें। और भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ गेहूं को हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वान व्हील या डॉक्टर मिशेल? देखिए, अगर आपका डॉक्टर स्वामीनाथन नाम नहीं दिया है तो फिर आपको किस ऑप्शन में जाएंगे? फिर आप नॉर्मन बोरलॉग के ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 24वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी? किसके लिए बात कर रहे हैं? शुष्क भूमि कृषि के लिए बात कर रहे हैं। कौन सी फसल उपयुक्त होगी? चावल, रागी, जूट, गन्ना? शुष्क यानी समझते हैं सूखी हुई, तो सूखी हुई के लिए देखिए गन्ना, जूट, इसमें तो चावल पानी की आवश्यकता होती है, जल की। लेकिन जो रागी की फसल होती है शुष्क भूमि कृषि के लिए उपजाऊ होती है। ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम होती है, वहाँ बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसल को, आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं, बिना सिंचाई के जो खेती होती है। रागी फसल इसके लिए उपयुक्त है। यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक मोटा अनाज है। यह मूल रूप से इथियोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है और भारत में लगभग 4,000 वर्ष पूर्व यह लाया गया है। भारत की अगर बात करें, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात में। तो भारत में लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। ठीक है, लाख। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं झारखंड की बात करेंगे। ठीक है,
लाख रुपए झाड़ दीजिए। ये एक समझ सकते एक टॉपिक भी है। एक ट्रिक समझ लेते हैं, लाख रुपए झाड़ दीजिए। अगर आपके पास है तो लाख रुपए झाड़ दीजिए। कहते हैं ना, अगर कहीं भी झाड़ना मतलब ये होता है कि आपके अंदर हो, कहते हैं ना होम भाषा में गठिया के रखना, यही होता है। मतलब जो भी गठिया के रखे हो उसको झाड़ दो। तो भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में, ध्यान देना है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिडेंस एंड एम्स, IINRG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिडेंस एंड गम्स, रांची के वर्ष 2011-12 में आंकड़ों के अनुसार शीर्ष लाख, 2011-12 की बात कर रहे हैं, झारखंड है, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर चौथे नंबर में मध्य प्रदेश था। ये 2011-12 के आंकड़े के आधार पर हम बता रहे हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। सभी कमेंट करेंगे जी हाँ। तो हमारे दोस्तों देश में यानी भारत देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? वह कहलाता है लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 27वां नंबर प्रश्न है, जायद कृषि ऋतु तक होती है, किस ऋतु तक? जून से सितंबर, अप्रैल से जून की बात कर रहे हैं, अक्टूबर से जनवरी की बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात करें। देखिए जायद की फसलें हमने बताया था रबी और खरीफ की फसलों के बीचों बीच होती है, ठीक है। इन दोनों फसलों के बीचों बीच की जायद की फसल होती है। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी की, अप्रैल से जून की बात कर रहे हैं। रबी की फसल का समय अक्टूबर से जनवरी है, गेहूं, जौ, चना, मटर इसके उदाहरण हैं। खरीफ की फसल का समय जून जुलाई से सितंबर, ठीक है, अक्टूबर है। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट ये है। जायद की फसल मार्च से जून है, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 28वां प्रश्न दिया गया है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः पाई जाती है प्रशांत महासागर में। किसकी बात कर रहे हैं? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आते हैं, जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं। 29वां प्रश्न है, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या रॉकीज में है। सभी कमेंट करेंगे। तो कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर है। कोटोपेक्सी एक जागृत या जागृत मतलब होता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ पर ये होता है। 30वां प्रश्न है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है? ऐसा ज्वालामुखी जो एक ही बार फूटा है, अब दोबारा फूटने के चांस यहाँ पर कम पाए। सिंडर कोन, मोरेन, लावा या विलुप्त ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसा ज्वालामुखी जो फिर से फूटने की उम्मीद कम है, अर्थात वह ज्वालामुखी जब विलुप्त हो गया है तो फूटने की उम्मीद कम हो जाएगी, अर्थात वह जब है ही नहीं है तो फूटेगा क्यों? तो कहलाएगा विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। ऐसा ज्वालामुखी जिससे ऐतिहासिक काल से कोई उजागर ही नहीं हुआ है और जिससे पुनः उजागर होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद, तंजानिया, किलिमंजारो और क्रेटर एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आज के बेहतरीन 30 प्रश्न। अब 30 में से आपने कितना स्कोर किया, कितनी आपकी तैयारी रही, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 20+ है, 25+ है, कितना आपका स्कोर है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।